हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे, ये आपका ए लेवल्स का पेपर है S1 और ये आपका है नवंबर 2024 पेपर 5-2। सो लेट्स स्टार्ट। At a college, the students choose exactly one of tennis, hockey or netball to play. The table shows the number of students in year 1 and year 2 at the college playing each of these sports. तो ईयर 1 में आपके पास 16 जो है वो टेनिस खेल रहे हैं, 22 हॉकी खेल रहे हैं एंड 12 आपके नेटबॉल खेल रहे हैं। ईयर 2 में आपके पास 24 टेनिस खेल रहे हैं, 18 हॉकी खेल रहे हैं एंड टोटल आपके पास 28 नेटबॉल खेल रहे हैं। कब? जब आपका ईयर 2 है। One student is chosen at random from the 120 students. Event X and Y N are defined as follows. X क्या बता रहा है आपका? The student is in year 1 and N बता रहा है the student plays netball. Find possibility of X given that N. Okay. अब वो ये कह रहा है कि भाई आपका N हो गया, तो N में आपके पास टोटल कितना है? अगर हम इन दोनों को टोटल करें तो 28 प्लस 12 इट इज़ 40। तो आपके पास x की पॉसिबिलिटी क्या है? मतलब ये क्या लिखा जाएगा हमारे पास? प्रोबेबिलिटी दैट x इंटरसेक्शन n डिवाइडेड बाय पॉसिबिलिटी ऑफ n, ये लिखा जाएगा। अब x और n, x क्या कह रहा था आपको? 1 ईयर फर्स्ट ईयर में हो, और n क्या कह रहा था आपको? प्लेज नेटबॉल। तो फर्स्ट ईयर में और नेटबॉल अगर प्ले कर रहा है देयर आर 12 और टोटल नेटबॉल कितने हैं हमारे पास? 40, दैट इज इक्वल्स टू 3/10। ये आपके पास पहले पार्ट का आंसर आ गया। नेक्स्ट वन, फाइंड द पॉसिबिलिटी ऑफ n गिवन दैट n x हैज बीन अकर्ड। ओके, ये क्या हो जाएगा? n इंटरसेक्शन x डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ x। अब ऐसे आपने बताना है जहां पर दोनों का इंटरसेक्शन आ रहा है। n क्या है? n है कि आपका नेटबॉल खेल रहा हो, और x क्या है कि फर्स्ट ईयर में हो। तो n इंटरसेक्शन x तो आपका सेम रहेगा, दैट विल बी 12 डिवाइडेड बाय x का टोटल क्या है? x का टोटल होगा ये पूरा, दैट इज टोटल ऑफ x ना। तो 16 प्लस 22 दैट लीड्स टू 38, 38 प्लस 20 12 इज इक्वल्स टू 50। तो ये जो हमारा टोटल यहाँ पर आएगा दैट विल बी 50। ये आपका x है, तो ये आ जाएगा 12/50। तो 2 6 आर एंड 2 25 आर, ये बना आपके पास आंसर। ठीक है। डिटरमाइन वेदर और नॉट एक्स एंड एन आर इंडिपेंडेंट इवेंट। अब आपको ये बताना है भाई इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट की आपके पास कंडीशन क्या होती थी? पॉसिबिलिटी ऑफ एक्स इंटरसेक्शन एन इज इक्वल्स टू पॉसिबिलिटी ऑफ एक्स टाइम्स पॉसिबिलिटी ऑफ एन। और हमारी स्टेटमेंट ये होगी भाई, अगर ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाएगी तो आप बोलोगे ये इंडिपेंडेंट है, और अगर नहीं आएगी तो आप कहोगे इंडिपेंडेंट नहीं है। ठीक है ना। पहले हम आते हैं पॉसिबिलिटी ऑफ एक्स के ऊपर। एक्स हमारे पास कितने हैं भाई? एक्स का था हमारे पास टोटल 1 ईयर, 1 ईयर वाले हमारे पास है 50। बट आपके पास टोटल कितने? टोटल निकालने के लिए आप क्या करोगे भाई? ईयर 1 का टोटल आ गया 12, ईयर 2 का टोटल क्या आ रहा है? चलें एक भी तरह काउंट करते हैं अभी। ईयर 2 का टोटल क्या आ रहा है? 28 प्लस 24 प्लस 18, इसको हम ज़रा सॉल्व करते हैं। 28 प्लस 24 प्लस 18 दैट इज़ 70। ये आ रहा है मेरे पास 70। अच्छा, ये टोटल हमारे पास टेनिस में कितने हैं? 16 प्लस 24 दैट विल बी 40। चलिए बाद में निकालने के काम आएगा तो आएगा, मैंने एक्स्ट्रा निकाल लिया अभी। अच्छा, अब हमारे पास टोटल कितना हुआ? हमारे पास ईयर 1 में 50 लोग हैं, ईयर 2 में 70 लोग हैं। इसका मतलब है टोटल हमारे पास 120 आ जाएगा। तो एक्स के आने के चांस क्या हो गए? एक्स हमारे पास आ जाएगा 50/120, ये एक्स आ जाएगा। इसी तरह एन के आने का चांस क्या हो जाएगा? प्लेज नेट बॉल। अब नेट बॉल वाले हमारे पास 70 नहीं है, कीप इन माइंड। नेट बॉल वाले हमारे पास 40 हैं। तो जो स्टूडेंट्स नेट बॉल खेल रहे हैं वो आ जाएंगे हमारे पास 40/120। अब उनको देखते हैं जो एक्स और एन दोनों का इंटरसेक्शन है। तो एक्स और एन का इंटरसेक्शन हमारे पास 12 है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 12/120। अगर ये आपकी स्टेटमेंट प्रूव होती है, इसका मतलब है कि हमारे पास ये बराबर है, मतलब इंडिपेंडेंट होगा, वरना हम लिख देंगे नॉट इंडिपेंडेंट। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ, 120 और 120 कैंसिल हो जाएगा। आगे सिंप्लीफाई करें, 0 और 0 कैंसिल हो गया, 4 1 जार 4 3 जार, तो ये आ रहेगा 12 3 जार 36, 36 इक्वल्स टू 50, दैट इज नॉट इक्वल। तो आप क्या लिख दोगे? नॉट इंडिपेंडेंट। ये लिखना आपने लाजमी होता है, नॉट इंडिपेंडेंट लाजमी लिखना होता है आपने। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। वन ऑफ द स्टूडेंट्स हु प्ले नेटबॉल takes 8 shots at goal
On each shot, the possibility that she will succeed is 0.15 independent of all other shots. Find the possibility that she succeeds on fewer than 3 of these shots. Okay. अब आपके पास क्या कह रहा है भाई, आपके पास सबसे पहले वैल्यूज किस किस की आ रही हैं। अगर मैं देखूं टोटल कितने शॉट्स लिए गए, टोटल हमारे पास आए हैं इसके 8 शॉट्स। ठीक है, ये आ गया। ऑन ईच शॉट द पॉसिबिलिटी दैट शी विल सक्सीड इज 0.15। तो आपके पास सक्सेस क्या आ गया 0.15, फेलियर बन जाएगा हमारे पास 0.85। कितने शॉट्स लिए जा रहे हैं भाई, 8 शॉट्स लिए जा रहे हैं। और आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड द पॉसिबिलिटी दैट शी सक्सीड ऑन फ्यूअर देन 3, प्रोबेबिलिटी दैट x इज लेस देन 3, ये आपको फाइंड करने का कहा। ठीक है जी, कैसे किया जाएगा, बहुत ही सिंपल सवाल बन गया। पॉसिबिलिटी ऑफ x इज लेस देन 3 का मतलब क्या हो गया, पॉसिबिलिटी दैट x इज इक्वल्स टू 0, 1, 2 एंड 3, ये बनेगा मेरे पास। ठीक है, x इज फ्यूअर देन 3, अच्छा 3 नहीं आएगा सॉरी, क्योंकि सिर्फ आपको कहा है कि लेस देन 3 है, इक्वल टू का साइन तो है नहीं, तो हम सिर्फ x इक्वल्स टू 0, 1, 2 पे लेके चलेंगे। अब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे किसका भाई, सिंपल सा सवाल है आपके पास ये बाइनोमियल का। फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, फॉर्मूला सेज एन सी आर पी टू द पावर आर और क्यू टू द पावर एन माइनस आर। क्यू पे पावर हमेशा याद रखिएगा माइनस में आती है, ठीक है, मतलब माइनस हो रहा होता है। अब पहले जब हमने लिया x की पावर 0, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास 8 कॉम्बिनेशन 0। सक्सेस क्या है 0.15 की पावर r एंड 0.85 की पावर n माइनस आर, दैट विल बी 15। सॉरी 8 माइनस कहाँ से कर दिया मैंने, 8 माइनस 0 दैट विल बी 8, ये पहला आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, प्लस अब आएगा 8 कॉम्बिनेशन 1, सक्सेस की पावर क्या हो जाएगी 1 और फेलियर क्या आ जाएगा 0.85, एन माइनस आर हो जाएगा 7। लास्ट भी करेंगे 8 कॉम्बिनेशन 2, 0.15 की पावर 2। मैं थोड़ा सा इसको लेफ्ट कर लेता हूँ, थोड़ी ऐसे कर लेते हैं इसको ताकि एक साथ ही रहे। 0.85 की पावर 8 माइनस 2 इज 6। सही है जी, अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होगा हमारा कैलकुलेटर, तो मैं 1 मिनट दीजिए, मैं कैलकुलेटर लेकर आता हूँ। डन। अब हम ज़रा इसको कैलकुलेट कर लेते हैं भाई, यहाँ ले आते हैं इसको, ओके यहाँ नहीं, यहाँ ले आते। चलें जी, पहला तो 8 कॉम्बिनेशन 0 तो हमारे पास हो जाएगा 1, 8 कॉम्बिनेशन 0, 1 हो गया, 0.15 तो हो जाएगा, तो पहला आ जाएगा 0.85 की पावर 8, तो 0.85 की पावर 8 इक्वल्स टू 0.27249, 0.27249 को कर दिया 5 प्लस 8 कॉम्बिनेशन 1, 8 हो जाएगा, तो 8 इंटू 0.15 इंटू 0.85 की पावर 7, 0.38469, 0.38469 को कर दिया 7। फिर आएगा हमारे पास 8 कॉम्बिनेशन 2, 8 कॉम्बिनेशन 2 28 आ गया, मल्टीप्लाई बाय 0.15 की पावर 2 एंड देन मल्टीप्लाई बाय 0.85 की पावर 6, दैट इज 0.2376। और अब आपने इसको ऐड करना है बस, 0.3847 प्लस 0.2725, 0.8948, 0.8948, सही है ना, जिसको आप कह सकते हो फाइनली फाइनल आंसर क्या हो रहेगा 0.895, ये आपका बन जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है जी, बात क्लियर हो गई, इतना मुश्किल सवाल नहीं था, आसान सवाल था। कैलकुलेटर काम हो गया हमारा ख़त्म, इसको हम करते हैं टाटा बाय बाय। अब बढ़ते हैं आगे। फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ द 9 लेटर इन द वर्ड एल्जेब्रिक। ओके भाई, सिंपल आपको अरेंजमेंट फाइंड करना है, कोई मसले की बात ही नहीं है, लेकिन सबसे पहले आप ये हाईलाइट जरूर किया करें कि आपके पास कौन सा अल्फ़ाबेट जो है रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पर रिपीट कौन हो रहा है मेरे पास, जी ए रिपीट हो रहा है, और इसके अलावा तो कोई रिपीट नहीं है ना, बस सही है। नंबर ऑफ 9 लेटर, तो पहले का आंसर आ जाएगा 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय रिपीट हो रहा है 2 फैक्टोरियल, सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, दैट इज 1814440। सिंपल सी वर्किंग थी, इसे मैंने आपको कैलकुलेटर शो नहीं किया यहाँ पर, आसान सा काम था। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट अरेंजमेंट्स ऑफ द 9 लेटर्स इन द वर्ड एल्जेब्रिक इन विच देर आर नो मोर देन 2 लेटर बिटवीन 2 एज।
अब देखें यहाँ पर डिफरेंट कंडीशंस आ रही है ना। सबसे पहली बात है, बात की जा रही है हमसे अरेंजमेंट की, ठीक है। ऑफ द 9 लेटर इन द वर्ड एल्जेब्रिक इन विच देयर आर नो मोर देन 2 लेटर्स। नो मोर देन 2 लेटर मतलब दो से ज्यादा लेटर नहीं हो सकते बिटवीन टू एज में। तो हमारे पास टोटल है 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देर आर नो मोर देन 2 लेटर्स। तो अगर ए यहाँ पर आ गया, एक लेटर आया, दो लेटर आया, दो से ज़्यादा नहीं हो सकते, तो दूसरा वाला ए हमारे पास यहाँ पर होगा। तो हम अब ये देखेंगे कि हमारे पास इस तरह के कितने केसेस बन रहे हैं। तो इसको समझने का आसान तरीका ये, एक तो मैंने आपको बता दिया ना, इसको हम और कंटिन्यू करें अगर, तो भाई ये भी हो सकता है कि हमारे पास, अब मैं इसी एक डायग्राम पे आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना। एक तो मैंने कलर कोडिंग करूंगा, एक तो मेरे पास ब्लू आ गया कि एक ए यहाँ होगा, एक ए यहाँ होगा। ये भी हो सकता है कि एक ए यहाँ पर हो तो एक ए यहाँ पर हो, ये भी आ गया, हमारे पास दो का गैप आ गया, ठीक है ना। फिर एक ए यहाँ पर हो तो एक ए यहाँ पर हो, ये हो गया। फिर एक ए अगर यहाँ पर आ रहा है, दूसरा ए यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो आप ये देखो कि इस तरह हमारे पास किस तरह केसेस बनेंगे। एक ये बन गया, मैं लिख दो, नंबर लिख रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6, ऐसे 6 केसेस बन सकते हैं जिसमें हमारे पास ये जो एज होंगे इनके बीच में दो लेटर से ज़्यादा ना हो। तो ऐसे मेरे पास बने 6 केसेस। मैंने कहा 6 मल्टीप्लाई, हमारा जो सारा मसला था वो ए को लेकर था, बाकी लेटर तो कहीं पर भी आ जाए। टोटल मेरे पास थे 9 लेटर, 9 में से 2 निकाल दिए, बचे 7। तो ये हो गया 7 फैक्टोरियल। ये एक पॉसिबल आंसर आया है, क्योंकि कीप इन माइंड यहाँ पर कहा गया है नो मोर देन 2। इसका मतलब है दो से ज़्यादा ना हो, लेकिन दो से कम तो हो सकते हैं। अब हम आते हैं कि भाई अगर ए के बीच में एक लेटर आ जाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब क्या केस बनेगा। मैंने कहा भाई एक ए यहाँ पर आया और एक ए यहाँ पर आया। अब देखिए कितनी दफ़ा बन सकता है, देखिएगा, एक यहाँ पर आ गया, ठीक है ना, दो हो गया, फिर तीन होगा, फिर चार होगा, फिर पाँच होगा, फिर छः होगा और फिर सात होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब ए के बीच में हमारे पास सिर्फ एक लेटर हो, ऐसे 7 पॉसिबल ऑप्शंस हो, ठीक है ना। कि ए यहाँ पर आया, ए यहाँ पर आ गया, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है ए यहाँ पर आया, ए यहाँ पर आया, ठीक है। तो ऐसे मेरे पास 7 ऑप्शंस हैं, 7 मल्टीप्लाई बाय, बाकी जो लेटर हैं उनमें कोई मसला नहीं है, वो हमारा वही रहेगा 7 फैक्टोरियल। ये था दूसरा केस कि जब ए के बीच में हमारे पास एक लेटर आ जाए। तीसरा केस आएगा, 2 3 4 5 6 7 8 9। अब क्या होगा, अब ये केस होगा भाई अगर दोनों ए को आपने साथ कर दिया। अब ऐसे कितने केस बनेंगे देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे 8 केस बनेंगे जब दोनों ए हमारे साथ हों, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई बाय 7 फैक्टोरियल। अब आप इन तीनों को निकालेंगे और इसको हम ऐड अप करेंगे। इसके लिए हमें चाहिए होगा हमारा कैलकुलेटर, ठीक है जी। तो पहला क्या था भाई, 7 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल, इसको किया 5040, क्योंकि 5040 सबसे मल्टीप्लाई होगा। 5040 यहाँ पर हो रहा है टाइम्स 6, 5040 टाइम्स 7 और 5040 टाइम्स 8। तो पहले 5040 मल्टीप्लाई हुआ 6 से, तो क्या आंसर आया 30240। फिर 5040 टाइम्स हुआ 7 से, 35280। फिर 5040 टाइम्स हुआ 8 से, ये आ जाएगा 40320। अब आप इन तीनों को ऐड कर लें, 30240, 35280 एंड 40320, तीनों को ऐड कर लें, 35280 30240, कितना आंसर आ गया 10580, 10580। ये बनेगा आपका फाइनल आंसर पार्ट बी का। अब कहने को आप कहेंगे अरे तो छोटा सा सवाल है, लॉजिक क्लियर होनी चाहिए आपको कि भाई केसेस कैसे बन रहे हैं। अगर मैं डायरेक्ट भी करता डायरेक्ट हो जाता, लेकिन आपको समझ में आ रहा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है फैक्टर। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन, अ फेयर कॉइन, a fair coin and an ordinary fair six-sided die are thrown at the same time.
द रैंडम वेरिएबल इज डिफाइंड एज फॉलोज। अच्छा कंडीशन है, जरा ध्यान से देखिएगा इसको। इफ द कॉइन शोज आर टेल, एक्स इज ट्वाइस द स्कोर ऑन द डाइस। क्या मतलब हुआ भाई, आपके पास एक कॉइन है और एक डाइस है, आपने उनको एक साथ फेंका। वेरिएबल जो है वो क्या है भाई, अगर तो कॉइन पे आया टेल, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर आसानी के लिए, अगर तो कॉइन पर आया टेल, एक्स इज ट्वाइस द स्कोर ऑन द डाइस। इसका मतलब ये होगा कि अगर 6 होगा तो 12 हो जाएगा, 12 होगा 3 होगा तो 6 हो जाएगा, 4 होगा तो 8 हो जाएगा। तो टेल पे क्या हो रहा है, टेल पे हो रहा है ट्वाइस। ये हमारा कंडीशन आ गई एक। इफ द कॉइन शोज अ हेड, हेड पे क्या हुआ, x is the score on the die if the score is even and x is zero otherwise। ठीक है, इसका मतलब ये होगा कि अगर मैं इसको थोड़ा सा आसान तरीके से बताऊं तो हेड के हमारे पास दो केसेस बन गए। हेड पर हुआ इवन का केस हुआ, और दूसरा नंबर जो नहीं बता रहा वो ऑड होगा। इफ द स्कोर इज इवन तो वही स्कोर होगा, सेम नंबर। मतलब अगर आपके पास हेड आया और डाइस पे 2 आया तो 2 रहेगा, ये मतलब हुआ इस बात का। लेकिन अगर ऑड आया तो वो उसको 0 कंसीडर किया जाएगा। ये हमारा सिनेरियो हुआ, ठीक है भाई। अब इस सिनेरियो के हिसाब से हमारा अब टेबल कैसा बनेगा। सबसे पहले तो हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि हमारे पॉसिबल आउटकम अब कौन कौन से हो सकते हैं। ये कैसे पता चलेगा, आप देखते हैं भाई। ओके, ये आ रहा है हमारे पास x और प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू x। देखें, आपने कॉइन को रोल किया, कॉइन को फ्लिप किया आपने, डाइस डाइस पे आपके पास या तो हेड आएगा या टेल आएगा। अब अगर आपके पास आता है हेड, और हेड के बाद आपके पास आता है कोई भी ऑड नंबर, आप कहोगे ये 0 है, तो मेरे पास एक ऑप्शन 0 आ सकता है। अब 0 आने के कितने ऑप्शंस हैं, एक डाइस पर 0 आने के चांसेस क्या हुए इस केस में, जबकि ऑड नंबर है, या तो 1 पे 0 आएगा, या 3 पे 0 आएगा, या 5 पे 0 आएगा। तो हमारे पास 0 आने के 3 ऑप्शन हैं, या तो 1 होगा, या 3 होगा, 5 होगा। ठीक है, फॉर 0 कब कब आएगा, या तो 1 होगा, या 3 होगा, या 5 होगा। ठीक है ना, ये हमारे स्कोर होंगे, हम 0 कह देंगे। अब सैंपल स्पेस क्या होगा, अब सैंपल स्पेस के लिए मैं ये कह सकता हूं मेरे पास पॉसिबल आउटकम्स क्या है भाई, हेड के साथ 1 आ गया, हेड के साथ 2 आया, हेड के साथ 3 आया, हेड के साथ 4, हेड के साथ 5 और हेड के साथ 6। सेम यही काम होगा टेल के साथ 1, टेल के साथ 2, टेल के साथ 3, टेल के साथ 4, टेल के साथ 5 और टेल के साथ 6। और 0 कितनी बारी पर आ रहा है, 0 आ रहा है 1 2, 1 2 और 3, इन 3 पर आ रहा है मेरे पास 0। और टोटल कितने हो गए, टोटल हो गया आपके पास 12, तो आपके पास 0 आने की पॉसिबिलिटी हो गई 3/12। ये हो गया पहला। क्या मेरे पास 1 आ सकता है, अच्छा नहीं, 1 आने का चांस कब होगा, जब आपके पास हेड आया, उसने कहा हेड आने के बाद जो आपका स्कोर होगा उसको आपने डबल करना है, तो 1 जो होगा वो 2 बन जाएगा। इसका मतलब 1 नहीं आ रहा। अगर टेल आने के बाद 1 आया, 1 ऑड नंबर है, 1 को वो 0 कर देगा, तो 1 ऑप्शन नहीं आ सकता। अब 1 नहीं आ सकता तो क्या आएगा भाई, अब आते हैं 2 के ऊपर। अब 2 कब कब आएगा, अब 2 की कहानी सुनते हैं। अगर हम बात करते हैं हेड पर, हेड पे 2 कब आएगा, हेड पे 2 आएगा जब 1 आएगा। क्यों, हेड पर 1 आया, 1 को आपने करना है डबल, तो 2 बन जाएगा। तो एक बार तो आया आपके पास हेड पर। टेल पर कब आएगा, टेल पर आएगा 2, क्योंकि हमने कहा था कि अगर आपका टेल आएगा तो जो नंबर आ रहा है अगर वो इवन है तो सेम नंबर रहेगा। तो ये कंडीशन थी। तो हमारे पास 2 आने के दो ऑप्शन हैं, ये दो ऑप्शन है 2 आने के। तो ये बना मेरे पास 2/12। आगे बढ़ते हैं, क्या 3 आ सकता है। अब आप मुझे सोच के बताएं, क्या 3 आएगा, नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि जब 3 आएगा नंबर डबल हो जाएगा, तो हमारा स्कोर 3 काउंट नहीं होगा, हमारा स्कोर 6 काउंट होगा, तो 3 नहीं आएगा। 3 के बाद आते हैं 4, क्या 4 आएगा, 4 आ सकता है। 4 दो दफा आ सकता है, कब, अगर यहाँ 2 आया, 2 को डबल किया 4 आया, और यहाँ पर 4 आया, तो 4 आने के चांस भी कितने होंगे हमारे पास, वही होंगे जो 2 आने के, दैट इज 2/12। आगे बढ़ते हैं, क्या 5 आ सकता है, 5 नहीं आ सकता। कौन आ सकता है, 6 आ सकता है। अब 6 आने के चांसेस क्या हैं, या तो यहां पर 3 आए तो डबल कर देंगे, या फिर यहां पर 6 आ जाए। तो 6 आने के चांसेस भी हमारे पास कितने हैं, 2/12। क्या 7 आ सकता है, नहीं आ सकता। तो क्या आएगा हमारे पास, 8 आएगा। 8 आने के चांसेस,
अब 8 आने के चांसेस हमारे पास कितने हो सकते हैं भाई, देखें टेल पर तो 8 नहीं आ सकता, टेल पर 8 नहीं आएगा। अगर हेड पर 4 आएगा, 4 को आपने डबल कर दिया तो 8 बन जाएगा। तो ये आएगा आपके पास सिंपल 1/12। 8 आने का चांस खाली एक बार है जो कि 4 पर आ रहा है। 9 नहीं आ सकता, फिर आएगा 10। 10 कब आएगा, सिंपल वही वाली बात, जब आपके पास 1 आएगा। 11 नहीं आ सकता, क्या आएगा 12। 12 कब आएगा, एक ही बार आएगा जब आपके पास 6 आएगा। 6 को आप डबल कर दोगे, दैट गिव्स यू 12। तो ये बना आपका ये पूरा कंप्लीट हुआ टेबल, ये करना था। तो यहां पर जो इंपॉर्टेंट काम था वो क्या था भाई, आपको ये जज करना कि आपके पास कब ये आउटकम्स आएंगे। जो हेड पर आएगा उसको आपने डबल करना है, टेल पर जो आएगा अगर इवन नंबर है तो सेम रहेगा, और अगर ऑड नंबर है तो आप इसको 0 कर दोगे। ये आपका पहला पार्ट हुआ कंप्लीट। फाइंड वेरिएंस ऑफ एक्स, जब आपने ये पार्ट कर लिया, अब वेरिएंस निकालना या एस्टिमेटेड निकालना कोई मुश्किल बात नहीं रही। अब ये सवाल बड़ा आसान बन चुका है। तो इसको ऐसे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैं निकाल रहा हूँ पहले इसका मीन वैल्यू। मीन का मतलब था कि आप मल्टीप्लाई करेंगे एक्स को और पी एक्स को, ठीक है। तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया एक्स को पी ऑफ एक्स के साथ। जब मल्टीप्लाई किया, 3 को मल्टीप्लाई किया तो 0 हो जाएगा। 2 2 जार 4/12, 2 4 जार 8/12, 6 2 जार 12/12, 1 हो जाएगा। 8 1 जार 8/12, 10/12 एंड 12/12 इज 1। ये तो आ गया, आपने मल्टीप्लाई किया। जब आपने मल्टीप्लाई किया, इन सबको आपको ऐड करना होता है, तो इन सबको ऐड कर लेते हैं भाई हम लोग। 4/12 प्लस 8/12 प्लस 1 को मैं कर रहा हूँ 12/12 ताकि एलसीएम लेना नहीं पड़े, प्लस 8/12 प्लस 10/12 प्लस 1 को अगेन मैंने किया 12/12, ठीक है। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, ये आ जाएगा मेरे पास 12। न्यूमरेटर क्या बन रहा है, मैं इसको डायरेक्ट करता हूँ कैलकुलेटर पे ताकि टाइम बच जाए हमारा। 8 4 12, 12 12 24, 24 8 32, 32 10 42, 42 और 12 54। तो मैंने इसको डायरेक्ट ही कर दिया, 54 बन जाएगा ये, ठीक है जी। ये आ जाएगा 54/12, दैट इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू। ये आ गया मेरे पास ई ऑफ एक्स। अब आपको निकालना था भाई मीन की वैल्यू, ठीक है ना। सॉरी, आपको निकाला था वेरिएंस। अब वेरिएंस के लिए सबसे पहला काम क्या होता है, सबसे पहला काम ये होता है कि आपने करना होता है इसका स्क्वायर, ठीक है। 54/12 की डेसिमल वैल्यू में चेक कर लूँ, 1 मिनट। 54 डिवाइडेड बाई 12, दैट इज 9/2। सही है, ओके। अब आए वेरिएंस के ऊपर। वेरिएंस के लिए हम पहले निकालेंगे एक्स का स्क्वायर। 0 का स्क्वायर 0, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36, 8 का 64, 10 का 100 एंड 12 का 144। अब मैं तो यहाँ आसानी के लिए क्या करता हूँ, मुझे ये पता है कि मैंने मल्टीप्लाई करना है एक्स स्क्वायर को इसके साथ, पी एक्स के साथ, इनको मल्टीप्लाई करना है मैंने। तो अब मेरे पास वर्किंग स्टार्ट हो गई, समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स। मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 0 को मल्टीप्लाई किया 0 आ जाएगा। 4 2 जार 8/12, जिनको मैंने कलर किया उनको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 16 2 जार 32/12 प्लस 36 2 जार 72/12 प्लस 64/12 प्लस 100/12 प्लस 144/12। मज़े की बात यह है कि सबका यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है, तो हम यहाँ पर एलसीएम से बच गए, ठीक है। कैलकुलेटर ले आते हैं भाई अपना यहाँ पर, अब ज़रूरत पड़ गई है कैलकुलेटर की। ओके जी, तो ये बना मेरे पास 8 प्लस 32 प्लस 72 प्लस 64 प्लस 100 प्लस 144 डिवाइडेड बाय 12। तो ये आ गया भाई मेरे पास 35। दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ वॉज समीशन स्क्वायर पी एक्स। अब आते हैं भाई वेरिएंस वाले पार्ट के ऊपर। वेरिएंस के लिए क्या करेंगे आप, 35 माइनस 54/12 का होल स्क्वायर, 35 माइनस 54 डिवाइडेड बाई 12 की पावर 2 एंड इट इज इक्वल्स टू 54/9 जो कि बराबर है आपके पास 14.75। ये बना आपका आंसर, ठीक है जी। क्लियर हो गया होगा, इतना मुश्किल सवाल नहीं था, इजी पीजी सवाल था। आगे बढ़ते हैं। The heights in meters of white pine trees are normally distributed with mean 19.8 and standard deviation is 2.4.
तो भाई आपको यहाँ पर मीन मिल चुका है, मीन इज 19.8 और आपको एच डी भी मिल चुका है, एच डी इज 2.4. In a certain forest, there are 450 pine trees. How many of these trees would you expect to have height less than 18.2 meters? तो हमें निकालना है भाई कितनों की हाइट आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि लेस देन है 18.2 मीटर से। तो सबसे पहले हम निकालेंगे इसकी प्रोबेबिलिटी। कैसे आएगा भाई? सिंपल सा फॉर्मूला अप्लाई किया जाएगा z का, z इज इक्वल्स टू एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा। यहाँ पर x की जगह आएगा आपके पास 18.2 माइनस म्यू इज 19.8 डिवाइडेड बाय सिग्मा इज 2.4। सिंप्लीफाई इसको पहले कर लेते हैं हम लोग। कैलकुलेटर आ गया 18.2 माइनस 19.8 डिवाइडेड बाय 2.4। आंसर इज -2/3। z इज -2/3 जिसकी डेसिमल की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0.66666 चलता रहेगा, तो हम लिखेंगे 0.667 नेगेटिव में। ये मेरे पास आ रही है z की वैल्यू। आपको मालूम होना चाहिए कि z की वैल्यू को आपको देखना होता है टेबल में, बट उसको देखने से पहले मैं आपको लाजमी रिकमेंड करूंगा कि एक रफली स्केच लाजमी किया करें, जिसमें आपको मालूम होगा कि भाई कौन सी वैल्यू है और आपको 1 से माइनस करना है या नहीं करना। अब मेरे पास जो वैल्यू है वो नेगेटिव की है, तो मैंने उसको यहाँ पर प्लॉट कर दिया, दैट इज -0.667। और मुझे चाहिए एरिया इसके पीछे वाला, ये वाला। ऐसे कैसे पता लगाऊंगा? लेस देन है, ठीक है, क्योंकि कर्व हमारा सिमेट्रिकल होता है, तो इसका जो हमारे पास लाई कर रहा होगा यहाँ पे लाई कर रहा होगा, ठीक है, 0.667। और जो एरिया मैंने वहाँ पर हाईलाइट किया है येलो कलर से, वो यहाँ पर ये हो जाएगा, ये एरिया हमारे पास बराबर है। तो अब किस्सा मुख्तसर ये हुआ कि 0.667 की वैल्यू निकाल के उसको 1 में से माइनस करना पड़ेगा। उसके लिए हमें चाहिए 667 की वैल्यू। तो वैल्यू मैं टेबल से देख रहा हूँ, टेबल यहाँ पर नज़र नहीं आएगा आपको अभी। 0.667 पे जो वैल्यू आ रही है, साई वैल्यू ऑफ 0.667, ये आपके पास आ रही है 0.7477। अब चूंकि मैं इसको प्लस में ले रहा हूँ कि भाई ये वैल्यू मैंने निकाली है, ये वाली है, ठीक है, और मुझे इसको 1 में से माइनस करना पड़ेगा ताकि जो एरिया मैंने शेड किया है वो आ जाए। सो 1 माइनस 0.7477, सिंप्लीफाई करते हैं, 1 माइनस 0.7477 दैट इज 0.2523। अब 0.2523 क्या ये आपको लगता है कि आपका फाइनल आंसर है? नहीं। क्यों भाई? क्योंकि आपको क्वेश्चन में कहा था यू नीड टू फाइंड नंबर ऑफ ट्रीज। आपके पास कितने ट्रीज है? 450। अब लास्ट स्टेप क्या है कि आपको अपनी प्रोबेबिलिटी को 450 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आपके पास नंबर ऑफ ट्रीज आएंगे। मल्टीप्लाई बाय 450, सो यू गॉट 113.5 ना। इसका मतलब ये होगा भाई, मैं या तो लिखूं 113 या मैं लिखूं 114, ये दोनों ही आंसर करेक्ट माने जाएंगे। तो आप कोई भी आंसर लिखें, भले आप राउंड ऑफ करें भले आप ना करें, दोनों आंसर आपके करेक्ट होंगे। नेक्स्ट वन, द हाइट्स इन मीटर्स ऑफ रेड पाइन ट्रीज आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन 23.4 एंड एसडी सिग्मा. It is known that 26% of red pine trees have height greater than 25.5 meters. अच्छा जी, यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट हमें दी है ना, वो ये है कि आपने यहाँ पर कैसे एरिया को यूज करना है। इट इज नोन दैट x is greater than 25.5 is equals to 26%। ये बात हुई इस बात का मतलब, ठीक है, कि जो आपके पास ट्रीज इस हाइट से बड़े हैं वो आपके पास 26% है। अब यहाँ पर आपको z नहीं मालूम, z निकालने के लिए आपको एरिया मिल गया, दैट इज 26%। तो पहले तो हम बनाएंगे इसके लिए एक जी टेबल और ज़रा अंडरस्टैंड करेंगे कि z का यहाँ पर साइन क्या होगा। अब साइन को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि आपकी लाइन ऑफ साइट क्या है, या आपको क्या साइन ऑफ इनइक्वालिटी बता रहा है। ये बता रहा है ग्रेटर देन। ग्रेटर देन बता रहा होता है कि आपने मूवमेंट कहाँ है, आपकी राइट साइड पे मूवमेंट है, ठीक है, ये बात समझ आ गई। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आपका जो एरिया है वो एरिया आप देखें दैट इज 26%। 26% आपके हाफ से कम है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी लाइन ऑफ साइट राइट पर है और हमारा एरिया हाफ से कम है। अब मैं दो एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कि एक एग्जांपल ये है और एक एग्जांपल ये है। अगर मैं यहाँ से राइट देखता हूँ तो जो ये एरिया है, क्या आपको लगता है कि लेस देन हाफ है? नहीं, ये तो ज़्यादा है। लेकिन अगर मैं यहाँ से देखूँ ये वाला राइट का एरिया, यस, ये एरिया मेरा छोटा एरिया है। इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरी z वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी, यहाँ कहीं होगी।
तो आपको सबसे पहले z का साइन आइडेंटिफाई करना पड़ता है, भाई यहाँ पर z हमारा पॉजिटिव होगा। अब जो ये वाला एरिया है दैट इज 26%, तो जो आपका लेफ्ट ओवर एरिया है वो कितना हो जाएगा, दैट विल बी 74%, ये हो जाएगा। तो अब मैं z की वैल्यू निकालूंगा 74% अपने टेबल में, लेकिन टेबल में z नहीं है, ये आपका एरिया है, तो आपने एरिया से z की वैल्यू को निकालना है यहाँ पर। अब यहाँ पर मैं कोशिश करता हूँ कि आपके लिए इसका टेबल लेकर आऊँ, एक मिनट, ये आ गया। अब यहाँ पर आप देखें 74% कहाँ आ रहा है, 0.74 कहाँ आ रहा है, तो 0.7389 मुझे नजर आया 0.64 पे। 0.64 पर जो एरिया आ रहा है दैट इज 0.7389। अब 0.7389 को 0.74 अगर मैंने बनाना है तो मैंने 11 एंड पे ऐड करना होगा, ऐसे ना, यहाँ पर 11 ऐड करूंगा तो बन जाएगा। तो अब 11 कहाँ पर आ रहा है, मेरे पास 10 आ रहा है, 10 कहाँ पर आ रहा है, 10 आ रहा है 3 पर, तो ये हो जाएगा 0.643। ये आपने z की वैल्यू निकाल ली, ये बड़ा इंपॉर्टेंट काम था हमारे लिए। मैं एक मिनट, सॉरी, मैं इसको हटा देता हूँ, इसका काम हो गया ख़त्म। हाँ, 0.643 मैंने निकाली z की वैल्यू, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम था। और जब आपने z निकाल लिया अब काम खत्म हो जाएगा। अब आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, z इक्वल टू एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा। z की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास 0.643, x क्या था हमारे पास 25.5, मीन कितना था 23.4, निकालना क्या था, निकालना था आपको स्टैंडर्ड डेविएशन। ये आपकी बन गई इक्वेशन, इसको हम करते हैं सॉल्व। सॉल्व करने के लिए मुझे चाहिए होगा मेरा कैलकुलेटर, सॉरी ये क्या हो गया, हाँ जी। अब ये हो जाएगा 25.5 माइनस 23.4 divided by 0.643, so the answer is 3.266, ठीक है जी, 3.266, जिसको आप कह सकते हो लैम्डा सिग्मा इज 3.27, ये बनेगा आपका आंसर। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। आ गया अभी आपका फेवरेट टॉपिक दैट इज परम्यूटेशन, आई गेस। In a class 21 students, there are 10 violinists, 6 guitarists, and 5 pianists. A group of 7 is to be chosen from these 21. The group will consist 4 violinists, 2 guitarists, and 1 pianist. How many ways can the group of 7 be chosen? बहुत सिंपल सी बात है भाई, आपके पास कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आए, मैं आपको जैसी टिप दे रहा हूँ कि आपको हमेशा काम आएगी। आप हमेशा लिखा करें, 3 कैटेगरीज है ना हमारे पास, एक है हमारे पास वायलिनिस्ट, एक है हमारे पास गिटारिस्ट, और एक है हमारे पास पियानिस्ट। वायलिनिस्ट कितने हैं हमारे पास 10 टोटल, हमेशा ऊपर लिखा करें। गिटारिस्ट कितने हैं 6, पियानिस्ट कितने हैं हमारे पास 5। अब आपको कितने निकालने, आपको निकालने कितने भाई, आपको 4 निकालने वायलिनिस्ट, 2 निकालने गिटारिस्ट, और एक करना है पियानिस्ट। तो जो आपको लिखा हुआ है ना, इसकी जगह सी आ जाएगा, अब सिंपल। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 10 में से आपको चाहिए 4 वायलिनिस्ट, 6 में से चाहिए 2 गिटारिस्ट, और 5 में से चाहिए कोई एक पियानिस्ट। सिंपल सी बात है, सिंप्लीफाई किया इसको एंड यू विल गेट 15750, ये इसका आंसर आ गया, सिंपल। आगे बढ़ते हैं। On another occasion, a group of 5 will be chosen from the 21 students. The group must contain at least 2 violinists, at least 1 guitarist, and at most 1 pianist. How many way the group of 5 be chosen? Okay, मैंने इसका स्टार्टिंग काम यहाँ किया था, मैं इसी को कॉपी करूँगा। मैंने आपको तभी कहा था ना कि एक चीज़ किया करें लेकिन उसको ऐसे पढ़ा करें कि फिर उस जैसा कोई भी सवाल आए आप उसको इजीली कर लें। अब यहाँ पर केसेस क्या कर दिया इसने, आपको टोटल सेलेक्ट करने भाई 5, तो आप याद रखिएगा करें कि हमारी तो पूरी काउंटिंग है, उसमें 5 होना चाहिए, ठीक है ना। आपको उसने कहा एटलीस्ट 2 वायलिनिस्ट, मतलब 2 तो होने ही चाहिए, 2 से कम नहीं होने चाहिए, ठीक है ना। एटलीस्ट 1 गिटारिस्ट, एक गिटारिस्ट तो होना ही चाहिए, एंड एट मोस्ट 1 पियानिस्ट। अब एट मोस्ट का मतलब क्या हुआ कि भाई मैक्सिमम 1 हो, 1 से कम हो सकता है लेकिन 1 से क्रॉस नहीं कर सकता। तो मैंने कहा एक पियानिस्ट तो होना चाहिए। क्या ये मिला के 5 हुए, नहीं हुए, ये तो मिला के 4 हुए। तो अब मैं यहाँ पर किसी एक को बढ़ा दूंगा। अब मैं कहता हूँ भाई मेरे पास 10 वायलिनिस्ट हैं, 3 वायलिनिस्ट अगर आ गए, तो ये मेरे पास मेरा पहला केस हुआ कि 3 वायलिनिस्ट हो गए, एक गिटारिस्ट हो गया, एक पियानिस्ट हो गया। ऐसा भी हो सकता है 3 वायलिनिस्ट हो, 2 गिटारिस्ट हो,
और एक भी पियानिस्ट ना हो, क्योंकि आपको कहा है कि भाई एटमोस्ट वन पियानिस्ट, या तो एक पियानिस्ट होगा या एक भी नहीं होगा, और मुझे गिनती करनी है 5 की। ओके, ऐसा हो सकता है। अच्छा, 3-1-1 हो गया, 3-3-2-0 हो गया। अच्छा, अब मैं कहूँ भाई मेरे पास 4 वायलिनिस्ट आ गए, एक गिटारिस्ट आ गया, हो गए 5, और एक भी पियानिस्ट ना हो, ये भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि मेरे पास कम से कम 2 होने चाहिए। अच्छा, 2 ये हुए, 2 ये हुए, और एक ये हो गया, ये भी हो सकता है। 2 वायलिनिस्ट हो गए, 3 गिटारिस्ट हो गए, और एक भी पियानो नहीं हुआ, ये भी हो सकता है। अब इसमें आपको देखना पड़ेगा भाई कोई चीज़ रह तो नहीं गई है, कोई ऐसा केस हमने छोड़ तो नहीं दिया। अच्छा, रीचेक कर लेते हैं भाई। हमारे पास 3 वायलिनिस्ट, एक गिटारिस्ट, एक पियानिस्ट, 3-1-1, 3-2-0, 4-1, 4 के साथ कोई और नंबर नहीं आ सकता। ठीक है, 2 के साथ 2 आ गया, 2 के साथ 1, 2 के साथ 3, हाँ ये हो गया। अच्छा, यहाँ पर अगर एक हो और यहाँ पर 4 हो, ये हो सकते हैं क्या? नहीं, उसने क्या कहा था, कम से कम 2 वायलिनिस्ट हो, तो यहाँ 2 से नीचे नंबर नहीं जाएगा। ठीक है, और अगर यहाँ 2 वायलिनिस्ट हैं और यहाँ पर 3 गिटारिस्ट हो गया, तो मेरा अपना ख्याल ये है कि इसके अलावा कोई केस नहीं बनता है। ये हमारे सारे केसेस लिस्ट डाउन हो चुके हैं। अब लिस्ट डाउन करने के बाद सारा काम हमारे कैलकुलेटर का स्टार्ट हो जाएगा। उससे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लेता हूँ। अच्छा, कीप इन माइंड कि ये जो है ना, ये टोटल, ये ऊपर टोटल है हमारे पास, ठीक है ना, ये टोटल है। तो पहला केस अगर मैं लिखता हूँ तो मैं लिखूंगा भाई 10 में से आए 3, 10 कॉम्बिनेशन 3, 6 कॉम्बिनेशन 1, 5 कॉम्बिनेशन 1, फिर 10 कॉम्बिनेशन 3। अब देखिए यहाँ से आ रहा है 10 कॉम्बिनेशन 3, 6 कॉम्बिनेशन 2, 5 कॉम्बिनेशन 0, फिर क्या बनेगा 10 कॉम्बिनेशन 4, 6 कॉम्बिनेशन 1, 5 कॉम्बिनेशन 0। तो काम बड़ा आसान हो जाएगा हमारे लिए। 10 कॉम्बिनेशन 3 ये वाला मैं कर चुका हूँ, ठीक है ना। 10 कॉम्बिनेशन 3, 6 कॉम्बिनेशन 2, 5 कॉम्बिनेशन 0, फिर आएगा 10 कॉम्बिनेशन 4, 6 कॉम्बिनेशन 1, 5 कॉम्बिनेशन 0, फिर 10 कॉम्बिनेशन 2, 6 कॉम्बिनेशन 2, 5 कॉम्बिनेशन 1, 10 कॉम्बिनेशन 2, 6 कॉम्बिनेशन 3 एंड 5 कॉम्बिनेशन 0। एक सेकंड दीजिएगा, ज़रा मैं पॉज करूँ, पानी पी कर आता हूँ। ऑल राइट, अब सिंप्लीफाई करते हैं इसको। तो ये हमारे पास आ गया भाई 10 कॉम्बिनेशन 3, 10 कॉम्बिनेशन 3 मल्टीप्लाई 6 कॉम्बिनेशन 1 6 हो जाएगा, एंड 5 कॉम्बिनेशन 1 5 हो जाएगा। तो ये आ गया भाई 3600। दूसरा 10 कॉम्बिनेशन 3, 10 कॉम्बिनेशन 3 आ गया हमारे पास 120, 120 एंड टाइम्स 6 कॉम्बिनेशन 2। ये मैं डायरेक्ट ही करूँगा अगर जल्दी हो जाए, दैट इज़ 1800, 5 कॉम्बिनेशन 0 1 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 10 कॉम्बिनेशन 4। एक तो आपका जो हाथ में कैलकुलेटर होता है ना, उसका इम्पैक्ट अलग होता है, ये काफ़ी मुश्किल है यूज़ करना। 10 कॉम्बिनेशन 4 इंटू 6, दैट इज 1260। ठीक है जी। 10 कॉम्बिनेशन 2 एंड 6 कॉम्बिनेशन 2, 10 कॉम्बिनेशन 2 टाइम्स 6 कॉम्बिनेशन 2 टाइम्स 5 कॉम्बिनेशन 1 5 हो जाएगा, 3375। लास्टली 10 कॉम्बिनेशन 2, 10 कॉम्बिनेशन 2 टाइम्स 6 कॉम्बिनेशन 3, ये आ गया भाई 900। अब जितने भी ऊपर आपको नंबर नज़र आ रहे हैं आप सबको ऐड कर दें। 900 प्लस 3375 प्लस 1260 प्लस 1800 प्लस 3600, दैट इज 10935। तो जो आपको कॉम्बिनेशन बताए हैं उसके हिसाब से जो आपके पास आउटपुट आ रहा है दैट इज 10935, ये आपका आंसर हो गया। ऑल राइट, क्वेश्चन नंबर 6, ये आ गया आपका स्टेम लीफ। स्टेम लीफ टॉपिक ये आपके आसान टॉपिक में से एक आता है, ठीक है। ओके जी। Team of 15 runners took part in a charity run last Saturday. The time taken in minutes to complete the course by the runners from the Falcons and the runners from the Kites are shown in the table. Draw a back-to-back stem and leaf diagram to represent this information with the falcon on the left hand side. देखें अक्सर जो है स्टूडेंट ये लाइन को रीड नहीं करते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन होती है कि एग्जामिनर बड़ा क्लियर कट बता रहा है कि फैल्कन जो है हमारे पास राइट साइड लेफ्ट साइड पर होगा। अच्छा, ये हमारा बैक टू बैक बन रहा है हमारे पास, ठीक है ना। एक तरफ हमारे पास फैल्कन्स आ जाएगा और एक तरफ हमारे पास काइट्स आ जाएगा।
ये हमारा स्टार्ट हुआ। अब पहले हम देखते हैं कि हमारे पास टाइम क्या आ रहा है। सबसे लोवेस्ट नंबर हमारे पास कौन सा है, देखें 38, 39, 42। सबसे लोवेस्ट नंबर मुझे लगा 38, और यहाँ भी देख रहा हूँ मैं। तो जो मेरे पास पहला नंबर आ रहा है लोवेस्ट, दैट इज 3। सही है ना। फिर मुझे 4 भी नज़र आ गया, फिर मुझे 5 भी नज़र आ रहा है, मुझे 6 भी नज़र आ रहा है, मुझे 7 भी नज़र आ रहा है। अभी सिर्फ नज़र आ रहा है, बाकी मैंने कुछ भी नहीं किया, ठीक है। अब आते हैं फैल्कन में। फैल्कन में सबसे छोटा नंबर कौन सा है मेरे पास, दैट इज 38। अच्छा, अगर मैं फैल्कन को ऑब्जर्व करूं, 38, 39, 42, 44, 46, 48, 50, 51, 52, 56, 58, 59, ये प्रॉपर अरेंज्ड हुआ है। ये डेटा पूरा असेंडिंग ऑर्डर में 32, 40, 40, 45, 47, 48, 52, 50। हाँ, यहाँ पर भी अरेंज हुआ है, क्योंकि मैं हर वैल्यू को क्यों देख रहा हूँ, क्योंकि मैंने अक्सर ये देखा है, एक आध दफ़ा बल्कि देखा है कि एग्जामिनर ने 2-3 वैल्यू को खाली शफल किया था, बाकी सब असेंडिंग ऑर्डर में थे। तो सबसे छोटी वैल्यू फैल्कन। अब उसने कहा था फैल्कन मेरे पास लेफ्ट साइड पर है, ये आया फैल्कन, एंड दैट इज काइट्स। अब आपके पास सबसे छोटी वैल्यू फैल्कन की क्या है भाई, 38 है एंड 39 है। काइट्स में क्या है, 32। तो इसको मैं यहाँ पे ज़रूर ऐसे क्रॉस कर दूंगा, आपको भी रिकमेंड करूंगा किया करें, ताकि कोई नंबर आपका मिस ना हो जाए। यहाँ पर क्या है भाई, काइट्स में 2 0 आ रहे हैं, फिर 5 आया, फिर 7 आया, फिर 8 आया 4 पर। और वहाँ पर कौन आया, 2 आया, 4 आया और 6 आया। ठीक है जी। और आपके पास 8 भी आया। अब 5 की कैटेगरी में आते हैं। 5 के साथ 2 आया, 4 आया, 8 आया, 9 आया आपके पास 2 बार। अब 5 आते हैं हम फैल्कन के ऊपर। तो 5 के साथ 0 आया, 1 आया, 2 आया, 6 आया, 8 आया और 9 भी आया। ठीक है। फिर आते हैं 6 पर। 6 पर यहाँ आया, 0 आया, 1 आया, 3 आया एंड 5 आया। और फैल्कन में कौन कौन आया 6 के साथ, 4 आया, 9 आया और 7 के साथ आया सिर्फ 6। अब यहाँ पर जो चीज़ मिस हुई है, जो मैंने नहीं लिखी, एंड पे लिखूंगा मैं, क्या, टोटल लिखा करें। जैसे पहले में हमारे पास 2 आ रहे हैं, दूसरे में हमारे पास कितने आ रहे हैं, 4 रीडिंग आ रही हैं, तीसरी में मेरे पास 1 2 3 4 5 6, चौथे में मेरे पास 2। इससे आपका जो है ना आगे वाले पार्ट बड़े आसान हो जाएंगे। और यहाँ पर क्या है, 2 है, फिर कितनी है, 3 और 2 5 है, फिर 3 और 2 5 है और फिर 4 है। और एक रफली आइडिया के लिए आप सबको ऐड कर लो, ताकि कोई आपका मिस ना हो जाए। 5 और 5 10, 4 14 और 2 16, यहाँ पे टोटल 16 हैं। 4 2 6 6 12, 12 और 2 14, 14 1 15, 15 और 16 कितने हो गए आपके, 15 और 16 सही 31 हो गए। ये आपके पास हो गया कि भाई आपने कंफर्म कर लिया कि आपकी रीडिंग मिस नहीं हो गई। ठीक है जी। अब क्या रहेगी आपके पास, इसमें रहेगी आपके पास की डिफाइन करना मैंडेटरी होता है। कोई भी रीडिंग उठा लें आप, और उससे आपको बताना है कि भाई ये रीडिंग क्या रिप्रेजेंट कर रही है। जैसे लेट सपोज कि मैं इस रीडिंग को उठा लेता हूँ, 6 4 और 1, ये उठा लेते हैं कि भाई अगर यहाँ 6 है, यहाँ 4 है और यहाँ पर 1 है, तो ये क्या बता रहा है। अभी डेटा था मेरे पास, ये डेटा क्या बता रहा था मुझे, टीम ऑफ 15 रनर टुक पार्ट इन अ चैरिटी। अच्छा, टाइम बता रहा है आपको ये। तो ये जो मेरे पास लेफ्ट पर है फैल्कन का बता रहा है। तो ये बता रहा है भाई 64 मिनट्स। ये किसने लिए थे आपके, ये लिए थे फैल्कन ने। 64 मिनट फॉर फैल्कन्स एंड 61 मिनट्स फॉर काइट्स। ये की को लिखने का आपको 1 मार्क मिलता है, अगर आप नहीं लिखोगे तो आपका 1 मार्क यहाँ कट जाएगा। ये आपने पूरा कंप्लीट कर लिया। आप क्या कह रहे हैं, आपसे फाइंड द मीडियन एंड द इंटरकोटाइल रेंज ऑफ द टाइम ऑफ द फैल्कन्स। अब आपको फैल्कन्स पे काम करना है। क्या निकालना है भाई, मीडियन। मीडियन क्या होता है आपके पास, n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पर आपकी टोटल नंबर जो होंगे उसमें आपने +1 करना है, डिवाइडेड बाई 2 करना है। ठीक है जी। तो मीडियन निकाल लेते हैं हम लोग। अब टोटल कितना है मेरे पास, 4, और अभी मैंने निकाला था ना कितना आया था मेरे पास, 31 आया था आई गेस। यस, लेकिन हमें यहाँ निकालना है खाली फैल्कन का। तो फैल्कन का टोटल करें, 4 2 6 6 6 12, 12 2 14, 14 1 15। तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास, दैट विल बी 15 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, 16/2 गिव्स यू 8। 8 आपका आंसर नहीं है, 8 वैल्यू ढूंढें। अब 8 के लिए मैंने यहाँ पर ऐड किया था 2 और 4 6, 6 और 6 12, तो 8 यहाँ पर होगा। 4 2 6 7 8 ये बना। ये जो मेरे पास रीडिंग आ रही है ना, दिस वन, इट रिप्रेजेंट्स द मीडियन। तो ये 1 नहीं है, ये तो 51 लिखा हुआ है। तो आपका जो मीडियन आ रहा है दैट इज 51 मिनट्स। मीडियन इज 51 मिनट्स।
ये हो गया आपका मीडियन। अब आपने क्या निकालना है, अब आपने निकालना है भाई इसका इंटरकोटाइल, ठीक है ना। इंटरकोटाइल के लिए निकालेंगे पहले अपर कोटाइल। अपर कोटाइल हो जाएगा आपका 3/4 टाइम्स n+1। एन तो हम निकाल चुके हैं, इट इज़ 15। 15 + 1 16, तो 3/4 टाइम्स 16। 4 4 जार 4 3 जार 12। देखें भाई 12 वैल्यू क्या आ रही है, 2 2 4 6 6 12 59। मैंने कैसे निकाली, 2 और 4 6 और 6 12, ये वैल्यू है 59, दैट इज़ द अपर कोटाइल। तो Q3 आ गया मेरे पास 59। अब निकालूंगा मैं Q1। Q1 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/4 ऑफ n+1, ठीक है। हाँ भाई, तो ये आ जाएगा 1/4, n+1 हो जाएगा 16, दैट गिव्स यू 4। अब जाके देखें फोर्थ वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास, 2 3 4 44। तो लोअर कोटाइल आ रहा है मेरे पास 44 मिनट्स। आपको चाहिए था इंटर कोटाइल रेंज, तो इंटर कोटाइल रेंज ये कितना आ जाएगा, दोनों को माइनस कर देंगे आप। तो 59 माइनस 44, यू विल गेट 15 मिनट्स। ये आपका आ गया इंटर कोटाइल रेंज। नेक्स्ट वन, नाउ दैट इज कोडेड मीन। Let x and y denote the times in minutes of a runner from the falcons and a runner from the kites respectively. It is given that summation of x is given, x square is given, y is given and y square is given. तो x represent कर रहा है आपके falcon को और y represent कर रहा है आपकी kites को. Find the mean and hd of the time taken by all 30 runners from the two teams. Okay. आपको mean निकालना है टोटल और आपको टोटल hd निकालना है. Okay. अगर मैं बात करूं भाई, आपके पास वो कितने हैं, फेल्कन्स कितने थे, तो फेल्कन्स हमारे पास 16 थे ना, 4 2 6 12 12 2 14 15। फेल्कन्स मेरे पास 15 थे, ठीक है ना। और काइट मेरे पास 16 थे, मैं फिर काउंट करूंगा ताकि गलती ना हो जाए। 5 5 10, हाँ सही है 16, ये हमारे पास है। अब एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है आपको फेल्कन्स को, और आपको टोटल एक्स दिया हुआ है, इसको आपने यूज करना है टू फाइंड आउट द मीन ऑफ द टोटल। ठीक है बेटा, कैसे करेंगे आप देखते हैं। देखिए अगर हम बात करते हैं भाई सिर्फ फेल्कन्स की, तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन होता है हमारे पास सम ओवर एन, ये होता है मेरे पास, ठीक है ना। मेरे पास सम आया हुआ है, सम कितना है मेरे पास, फाइंड द मीन एंड एच डी ऑफ ऑल 13 है, मुझे टोटल का निकालना है। टोटल का पहले सम निकालते हैं, ठीक है जी। अब सम निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए होगा भाई, सम आ गया मेरे पास 792। ये तो मेरे पास खाली किसका सम है, ये तो मेरे पास सम है सिर्फ और सिर्फ फैल्कन का। इसमें मैं ऐड करूंगा किसको, सम ऑफ काइट्स, वो कितना है मेरे पास 783 डिवाइडेड बाय टोटल कितने हो गए, टोटल ये होगा मेरे पास 30। मेरे पास 31 कैसे आ रहे हैं फिर, एक मिनट, कुछ गलती कर रहा हूँ मैं क्या। चेक करते हैं, 2 और 4 6 6 12 12 2 14 14 1 15, 5 5 10 10 और 4 14 14 2 16। काउंटिंग करते हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, एक कोई ज़्यादा हो रहा है, एक कोई ज़्यादा हो रहा है। अब कौन सा ज़्यादा हो रहा है ज़रा चेक कर लेते हैं हम। एक 8924680126894996, सही है। 013549984200578 और 2, सब सही तो चल रहा है, ये तो गलती कैसे हो रही है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 5 10 2 12 12 4 16, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, सही आ रहा है। और कितनी कमाल की मिस्टेक हुई है, मज़ा आ गया देखकर कि भाई ये 2 नहीं है, ये 1 है। अभी तो कह रहा हूँ गलती कहाँ हो रही है, ये 1 है। सही जी, वो 2 को 2 लिख दिया था, बस ये गलती हो गई थी। चले जी आगे देखते हैं। अब ये मेरे पास क्या है भाई, मेरे पास सम आ जाएगा इसका, ये काइट भी मेरे पास 15 है। अच्छा उस वक्त मैंने देखा था हालांकि। तो ये हो गया मेरे पास सिंपल 30, ऐड कर लीजिए इसको भाई और डिवाइड कर लें, तो ये आ जाएगा हमारे पास 792 प्लस 783 एंड डिवाइडेड बाय 30। द आंसर इज 105 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 52.5। तो जो आपके पास मीन आया इट इज़ 52.5, और ये जो मीन आपके पास आया ये टोटल का आया, ठीक है ना, जो टोटल 30 आपके पास रनर्स हैं। अब आते हैं एच डी। एच डी का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस समीशन ऑफ एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर विद द रूट, ये आपका वर्किंग फॉर्मूला होता है। अब जब आपने इसको अप्लाई करना स्टार्ट करना है, तो समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, दोनों के स्क्वायर को आप ऐड करोगे, तो ये क्या बन जाएगा भाई 43504, जो कि आपका एक्स स्क्वायर था,
4 2 2 2 3 2 है ना, सही है, डिवाइडेड बाय कितना है हमारे पास 30 माइनस मीन का स्क्वायर। मीन तो आप निकाल चुके हैं ना, 52.5 का होल स्क्वायर और इस पूरे का अंडर रूट लेना होगा आपको। सही है ना, ये आपका वर्किंग फॉर्मूला डिसाइड हो गया है। अब आ जाए भाई ज़रा कैलकुलेटर के ऊपर। यहाँ पर आएगा हमारा कैलकुलेटर। ओके, ये आ गया। अब स्टार्ट करते हैं काम करना इसके ऊपर। तो 43504 प्लस 42223 डिवाइडेड बाय 30 माइनस, अब वो क्या आया था हमारे पास 52.5 का स्क्वायर, दैट इज 6079। इसको हम डायरेक्ट इसका रूट ले लेंगे हम लोग, रूट ऑफ आंसर। सो 10.06 ये जो आपके पास आ रहा है दैट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ऑल 30 मेंबर्स, जिसको आप लिख देंगे एस डी इज इक्वल्स टू 10.1। ये आपके आ गए दो आंसर्स। ठीक है जी। ओह, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, आई थिंक लास्ट क्वेश्चन होना चाहिए। यस, ओके जी। इन अ गेम प्लेयर्स अटेम्प्ट, हाँ सही है। In a game, players attempt to score a goal by kicking a ball into a net. The possibility that Lino scores a goal is 0.4 on any attempt. सही है. Independently of all other attempts, the random variable x denotes the number of attempts that it takes Lino to score a goal. ठीक है, तो किसी भी गोल, किसी भी अटेम्प्ट पे वो गोल करता है, दैट इज 0.4। फाइंड द पॉसिबिलिटी दैट एक्स इक्वल टू 5। अब वो आपसे कह रहा है भाई ये बताओ कि जब उसने पांचवी बार मारा तो उसको सक्सेस मिली। ठीक है ना। अब अगर आप क्वेश्चन देखो तो क्या आपको क्वेश्चन पढ़ के ये डेटा समझ आ रहा है कि उसने कितनी बार ट्राई किया? नंबर ऑफ ट्रायल्स क्या आपको नजर आ रहे हैं इसमें? रीड द क्वेश्चन अगेन। तो यहां पर आपको नंबर ऑफ ट्रायल नजर नहीं आ रहे, इसका मतलब है ये बन गया ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी का, ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब आपको यहां पर अगर पांचवें बार पर आपको सक्सेस मिली है, इसका मतलब है शुरू की 4 बारी में आपको फेलियर मिला होगा। तो अगर आपके पास पी जो है सक्सेस इट इज 0.4, तो फेलियर क्या हो जाएगा 0.6। तो मेरे पास अगर 5 बारियां हैं तो 4 बारियों में तो फेलियर हो गया और आखिरी बारी में मिली मुझे सक्सेस। निकालें भाई, कैलकुलेटर कर लें। 0.6 टू द पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 0.4, आंसर इट 0.0518। ये आ गया भाई पहले पार्ट का आंसर आपका। सिंपल सवाल था, कोई इतना मुश्किल सवाल नहीं था, सिंपल सवाल था। नेक्स्ट वन, फाइंड द पॉसिबिलिटी दैट एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 बट लेस देन इक्वल टू 7। ओके, अब आपको ज्योमेट्री के साथ ही करना है, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 बट लेस देन इक्वल टू 7। क्या करेंगे भाई, फॉर्मूला क्या था इसका हमारे पास, तो इसको आसान बना लेते हैं। क्या करते हैं भाई, आपको ये कह रहा है एक्स इज इक्वल्स टू 3 प्लस एक्स इक्वल्स टू 4 प्लस एक्स इक्वल्स टू 5 प्लस एक्स इक्वल्स टू 6 प्लस एक्स इक्वल टू 7, यही कह रहा है। इसका मतलब ये हुआ पहले केस में कि एक्स इक्वल टू 3, मतलब थर्ड बारी में सक्सेस मिली, दो में फेलियर हो गया होगा। तो अगर दो में फेलियर हुआ होगा तो ये बनेगा 0.6 की पावर 2 टाइम 0.4, ये बनेगा प्लस। अगर चौथी में सक्सेस मिली तो 3 में फेलियर होगा, 0.6 की पावर 3 टाइम 0.4। अगर पांचवी में सक्सेस मिली तो शुरू के 4 में फेलियर मिलेगा। अगर छठी बारी में तो 0.6 की पावर 5 टाइम्स 0.4, और सातवीं बारी में तो 0.6 की पावर 6 इंटू 0.4। तो मैंने कोई नया फॉर्मूला अप्लाई नहीं किया, जो फॉर्मूला ऊपर पार्ट में यूज किया था उसी को सेकंड पार्ट में यूज कर लिया। हाँ थोड़ी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, बट आपने कौन सा खुद करना है, कैलकुलेटर यूज करना है आपने, इजी है आपके लिए भी। तो मेरा ख्याल है कि ये थोड़ा मेथड समझना आसान था, इसलिए मैंने इसको ऐसे यहाँ ऑप्ट कर लिया। ओके, तो 0.6 का स्क्वायर, 0.6 का स्क्वायर टाइम्स 0.4। अच्छा, इन सब में 0.4 तो मैं कॉमन निकाल सकता हूँ ना, तो एक काम करते हैं ना, सब में 0.4 कॉमन निकाल लो और अब कर लो बस। तो 0.6 का स्क्वायर क्या था, 0.6 इंटू 0.6, ये आ गया मेरे पास 0.36। इसको एक बार फिर 0.6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्यूब आ जाएगा, दैट इज 0.216। इसको एक बार फिर 0.6 से कर दिया तो 4 पावर आ रही है, 0.1296। फिर 0.6 से मल्टीप्लाई कर दिया तो पावर 5 आ जाएगी, और एक और बार 0.6 से कर दिया तो पावर 6 आ जाएगी।
ये सब काम कैलकुलेटर पे हो गया। अब ऐड कर लें, 0.046656 प्लस 0.07776 प्लस 0.1296 प्लस 0.216 प्लस 0.36, और जो आंसर आया उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 0.4 से। तो द आंसर इज 0.3320। ये बनी आपकी प्रोबेबिलिटी का आंसर 0.3320। ठीक है, आई थिंक कि आपको आसान लगा होगा मेथड ये। फाइंड द पॉसिबिलिटी दैट लीनो स्कोर्स हिज सेकंड गोल ऑन और बिफोर हिज फिफ्थ अटेम्प्ट। अब यहां पर आपके बनेंगे केसेस। कीप इन माइंड कि आपको सक्सेस पता है, आपको फेलियर पता है। फाइंड द पॉसिबिलिटी दैट लीनो स्कोर्स हिज सेकंड गोल ऑन और बिफोर हिज फिफ्थ अटेम्प्ट। 1, 2, 3, 4, 5। अब यहां पर आप केसेस बना के देखें। देखिए यहां पर जो कह रहा है ना, ये बात कर रहा है सेकंड गोल की। इसका मतलब है पहला गोल हो चुका है। पहला गोल कहाँ हुआ हमें फर्क नहीं पड़ रहा, ना उसने हमसे पूछा, उसने सेकंड गोल का काम और उसकी पॉसिबिलिटी निकालने का कहा। सेकंड गोल वो लगेगा या तो पांचवें अटेम्प्ट में या उससे पहले लगा देगा। इसका मतलब ये हुआ सेकंड गोल यहाँ भी हो सकता है, सेकंड गोल यहाँ भी हो सकता है, सेकंड गोल यहाँ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। तो लेट सपोज मैं कहूँ भाई मेरे पास जो था सेकंड गोल फौरन ही कर दिया, मतलब पहले मारा पहला गोल सक्सेस, फिर हुई एक और सक्सेस, ये हो सकता है ना। तो मेरे पास सक्सेस क्या थी 0.4, तो मैंने किया भाई ये तो हो जाएगा 0.4 की पावर 2, कि उसने बैक टू बैक आते ही गोल मार दिया। सही है ना, मैसी बना हुआ था वो, उसने आते ही गोल मार दिया। आगे देखते हैं, 1, 2, 3, 4, 5। उसने पहले पे गोल मारा लेकिन सेकंड पे गोल नहीं हुआ, सेकंड पे गोल नहीं हुआ तो यहां पर सक्सेस नहीं है, यहां पे फेलियर आ गया। थर्ड पर गोल मार दिया उसने। अब क्या बनेगा, अब बनेगा 0.4 की पावर 2, लेकिन अब आपके पास एक फेलियर आ गया, तो दैट इज 0.6। आगे बढ़ते हैं, 1, 2, 3, 4, 5। अब यहां सक्सेस हुई, यहां सक्सेस हो गई। सक्सेस तो आ गई दो बार 0.4 की पावर 2, बट फेलियर भी यहां पर आया। फेलियर कितनी बार आया बीच में, 0.6 की पावर 2। 1, 2, 3, 4, 5 सक्सेस यहां पर हुई, सक्सेस यहां पर हो गई, और फेलियर कितनी बार आया, 3 बार। तो सक्सेस है 0.4 का स्क्वायर, लेकिन इस बार जो फेलियर था वो था 0.6 की पावर क्यूब। ये बनेंगे आपके केसेस। ठीक है जी। अब क्या चीज मिसिंग है इसमें। अब जो चीज यहाँ पे एक ट्रिकी पार्ट रह गया है ना, वो जरा सुनिएगा गौर से, फिर सवाल ही खत्म हो जाएगा। देखें, उसने आपसे कहा कि सेकंड गोल के बारे में बताओ। अगर हम इस केस की बात करें, क्या पता उसने पहला गोल यहां नहीं मारा हो। ये भी तो हो सकता है कि यहां पर फेलियर हुआ हो लेकिन यहां पे पहला गोल हो गया हो, ये भी हो सकता है। तो मेरे पास पहले गोल के लिए दो में से एक ऑप्शन है, तो यहां पर आएगा 2C1। इसी तरह अगर आप इसको देखें, क्या पता पहला गोल यहां हो, क्या पता पहला गोल यहां हो, क्या पता पहला गोल यहां हो, कहीं भी हो सकता है तीनों में से। तो उसका हमें नहीं पता कि वो कहां पर है, तीन में से एक जगह हो सकता है। इसी तरह लास्ट वाले में मेरे पास चार में से कोई एक जगह हो सकता है। तो ये यहाँ का ट्रिकी पार्ट था। सही है ना, आई होप कि आपको लॉजिक समझ में आ गई होगी कि ये आ क्यों रहा है। इसीलिए मैंने आपको पहले स्पेसिस में बताया कि सक्सेस फेलियर क्या है, और अब मैंने आपको बताया कि 2C1 क्यों आ रहा है, कि आपके पास पहले गोल की पोजीशन फिक्स नहीं है कि पहला गोल कहां पर होगा। अब इसको सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करते हैं। तो ये आ रहेगा 0.4 टाइम्स 0.4 टाइम्स 0.6 टाइम्स 2। तो पहला तो आ जाएगा मेरे पास 0.192। एक मिनट, इसको थोड़ा मैं लेफ्ट करूं ताकि थोड़ी जगह मिल जाए मुझे। पहला आ जाएगा मेरे पास 0.192, 0.4 इंटू 0.4 दैट इज 0.16, 0.16 टाइम 0.6 इंटू 0.6 इंटू 3, 0.1728। Lastly 0.16 into 0.6 into 0.6, 3 बार आ गया into 4, and that is 0.13824। और अब इन सबको ऐड कर लें, 0.13824 प्लस 0.1728 प्लस 0.192 प्लस 0.16, 2072 एंड 0.66304।
ये बनेगा आपका आंसर। ठीक है जी, आई होप कि बात समझ आ गई होगी आपको। एंड फाइनली द लास्ट क्वेश्चन, लीनो हैज 75 अटेम्प्ट्स टू स्कोर अ गोल, यूज अ सूटेबल अप्रोक्सीमेशन। सवाल कहाँ कनेक्ट कर गया? सवाल कनेक्ट कर गया नॉर्मल के ऊपर। फाइंड द पॉसिबिलिटी दैट लीनो स्कोर्स मोर देन 28 गोल्स बट फ्यूअर देन 35 गोल्स। ओके, तो आपको फाइंड करने को क्या कहा? ग्रेटर देन 28 एंड लेसर देन 35। ये आपके पास आ गया। एन क्या है आपके पास? एन है आपके पास 75। ओके, पहला स्टेप क्या होता है? पहला स्टेप होता है कि आपको निकालना होता है मीन। म्यू बराबर हो गया एन पी के। व्हाट इज एन? एन इज 75। सक्सेस आई थिंक 0.4 थी, सक्सेस आ गई 0.4। मल्टीप्लाई कर लेते हैं भाई इसको, 75 इंटू 0.4 दैट इज 30। तो मीन तो आ गया आपके पास पहला स्टेप, दैट इज 30। दूसरे स्टेप में आप क्या निकालेंगे? आप हम निकालेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन, दैट इज अंडर रूट ऑफ एन पी क्यू। स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एन पी क्यू। n is 75, p is 0.4, q is 0.6 और निकालें इसका रूट। सो कैलकुलेटर 75 इंटू 0.4 इंटू 0.6 और जो भी आंसर आ जाएगा इसका अंडर रूट निकाल लेंगे, दैट इज 3 रूट 2 4.243 4.243 रूट 18। ठीक है जी, अब आते हैं फाइनल स्टेप पे, दैट इज द कंटिन्यूटी करेक्शन फैक्टर। अब आपको कह रहे हैं भाई, पहले उसमें कह रहा है कि x इज ग्रेटर देन 28। अब अगर हम 28 को टारगेट करें इस वक्त, 28 की बात कर रहा हूँ खाली, ठीक है, 28 से 28.5 हो जाएगा एंड 27.5 हो जाएगा। 28 से ज़्यादा है और 28 नज़र नहीं आना चाहिए, तो हम लेंगे यहाँ पर 28.5 को। दिस वैल्यू वी आर गोइंग टू टेक, कि जब हम यहाँ से राइट देखेंगे तो हमको 28 नज़र नहीं आएगा एज पर द गिवन कंडीशन। और आपसे कहा गया लेस देन 35। 35 को भी प्लॉट कर रहा हूँ, 35, 35.5 एंड 34.5। लेस देन 35, लेफ्ट पर आप जा रहे हो, 35 नज़र नहीं आना चाहिए, इसका मतलब है यहाँ जो वैल्यू होगी दैट इज 34.5। तो अब मेरे पास जो मेरा कंटिन्यूटी फैक्टर के बाद z निकाला जाएगा, उसमें जो दो वैल्यूज आएंगी दैट इज 28.5 एंड 34.5। अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही तो मेक श्योर कि आप इसका लेक्चर ज़रूर देखो। ओ एक मिनट, मेरा कैलकुलेटर ओपन था, मेरा ख्याल है आपको नज़र नहीं आया था यहाँ पर। अच्छा, मैं आपको ये कह रहा था कि आपने यहाँ निकालना होता है कंटिन्यूटी करेक्शन फैक्टर। अगर आपसे कह रहा है एक्स इज ग्रेटर देन 28, इसका मतलब ये होगा कि आप 28 से राइट पे जाना चाह रहे हो लेकिन आपको 28 नज़र नहीं आना चाहिए। तो अगर आप 27 पिक करते हो और आप यहाँ से राइट पे जाते हो तो यहाँ टक्कर होती है आपकी 28 से, आपको टक्कर नहीं खानी है। यही चीज़ यहाँ मैं आपको बताऊँ, 35 से आप लेफ्ट जा रहे हो, अगर आप इस वैल्यू को कंसीडर करते हो और यहाँ से लेफ्ट जाते हैं तो यहाँ टक्कर हो जाती। तो आपको इसको नहीं देखना, ठीक है ना, नफरत है आपको, आपको देखना ही नहीं, आपको उसको इग्नोर करना है। उसके लिए आप लेते हो कंटिन्यूटी करेक्शन फैक्टर उन वैल्यूज के हिसाब से। अब यहाँ पर अप्लाई करते हैं भाई जेड का वर्किंग फार्मूला। जेड क्या होता है? एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। एक्स आ गया 28.5 माइनस म्यू कितना था हमारे पास? 30 एंड सिग्मा इज 4.243। यही काम यहाँ पर होगा, 34.5 माइनस 30 डिवाइडेड बाय 4.243। अब तो काम आपका बिल्कुल ही ख़त्म हो गया, अब तो सिर्फ टेबल का काम बचा है। यहाँ पर निकालते हैं वैल्यू, 28.5 माइनस 30 डिवाइडेड बाय 4.243 दैट इज नेगेटिव 0.353। और यही चीज़ यहाँ करेंगे, 34.5 माइनस 30 डिवाइडेड बाय 4.243 दैट इज 1.0605 1 ले लेते हैं इसको, ठीक है। ये हमारे पास आ गई z की वैल्यूज। अब हम निकालेंगे टेबल पर और हम वहां से निकालेंगे इसकी अब वैल्यूज को। चले जी, 0.3536 था ना ये है, ठीक है। हमारे पास तो 3 डेसिमल प्लेस पे जाएंगे ना हम लोग, ठीक है। अब पहले हम बनाएंगे इसका एक रफली स्केच कि भाई हम किस वैल्यू को ढूंढ रहे हैं। एक रफली स्केच कर लें, आसानी हो जाएगी हमारे काम करने में। 0.353 यहाँ कहीं होगा, ठीक है, और 1.061 यहाँ कहीं होगा। जो एरिया हमको निकालना है
वो एरिया ये वाला है, ये एरिया चाहिए, ठीक है ना। तो हमारा टारगेट क्या होगा, हम पहले निकालेंगे z वैल्यू इसकी, इस पूरी की निकाल लेंगे, और उसमें से मैं माइनस करूंगा इस एरिया को। ये मेरा टारगेट है, ये मेरी वर्किंग है, मैं ऐसे काम करूंगा, और आपको भी इस तरह करना चाहिए ताकि आपका कोई एरर मार्जिन ना हो। तो पहले हम निकालते हैं साई वैल्यू ऑफ 1.061। उसके लिए चाहिए मुझे टेबल, टेबल हाजिर हो, टेबल हाजिर हो गया भाई। 1.061, 1.06, 0.8554, 0.8554 में 1 वाली वैल्यू ऐड होगी, दैट इज 2। तो ये बनेगा 0.8556। ये तो आ गया मेरे पास 1.061। अब 1 इसकी वैल्यू नहीं आएगी, तो आपने इसकी वैल्यू को माइनस करना होगा 1 से, ठीक है। तो पहले मैं निकालता हूँ साई वैल्यू ऑफ 0.353, साई वैल्यू ऑफ 0.353 निकालते हैं। 0.35, 0.6368, 0.6368 ये सी वैल्यू है। 35 और 3 वाली वैल्यू को ऐड करना है, 3 पे कितना है, 3 पर है 11, ये बन जाएगा 9736, 0.3679। अब ये जो वैल्यू आ रही है ना मेरे पास, ये कौन सी आ रही है, मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करूँ ताकि अगला वाला पार्ट आपको समझ आए। फिर हम क्या करेंगे, देखें, हमें ये मालूम है कि हमारे पास नॉर्मल के टेबल पर नेगेटिव वैल्यूज नहीं होती। तो जो वैल्यू मेरे पास थी माइनस 0.353, जब आपने इसको रिफ्लेक्ट किया तो वैल्यू ये बन जाएगी 0.353। जो आपका ये एरिया हमने निकाला है ना, ये एरिया ये वाला आ रहा है, दैट इज दिस एरिया। अब जब मैं इसको 1 में से माइनस कर दूंगा तो मेरे पास बेसिकली ये वाला पार्ट आएगा जो मुझे चाहिए था। तो 1 माइनस 0.6379, अभी कर लेते हैं भाई, कैलकुलेटर कहाँ है हमारे पास। 1 माइनस 0.6379, ये आ जाएगा मेरे पास 0.3621। 0.3621 वो एरिया है जो मुझे चाहिए था, ये वाला एरिया आ गया 0.3621। तो जो आपकी फाइनल प्रोबेबिलिटी का आंसर होगा वो क्या आएगा, 0.8556 माइनस 0.3621, 0.8556 माइनस जो भी आपका आंसर था, सिंप्लीफाई करें 0.4935, तो ये बना आपका आंसर 0.4935, ये बना आपका फाइनल आंसर। तो यहाँ पर आपका पेपर हुआ कंप्लीट, अच्छा पेपर था। ओ सॉरी, ये तो नज़र ही नहीं आ रहा आपको, वेट अ मिनट, सॉरी, हाँ ये मैं चीज़ें लगा के भूल जाता हूँ असल में ना, काफ़ी काम साथ चल रहे होते हैं। एनीवेज, तो ये आपने क्या किया, मैं रिपीट कर दूं आपको, आपके पास ये पूरा एरिया था, दैट इज 0.8556, ये पूरा एरिया, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये पूरा एरिया था। फिर मैंने निकाला ये छोटा वाला एरिया, कैसे निकाला, इसकी वर्किंग मैंने आपको यहाँ पर बताई। 0.353 निकाली वैल्यू, जो एरिया आया था वो ये वाला एरिया था, दैट इज 0.6379। इसको हमने जब 1 में से माइनस किया था तो ये ब्लैक वाला छोटा सा एरिया था, जो एरिया हमारा यहाँ पर था, ठीक है। तो 1.061 में जो एरिया था उसमें से मैंने इस वाले एरिया को माइनस किया, तो ये वाला पार्ट आ जाएगा जो हमें चाहिए था। यहाँ पर ये आपका पेपर हुआ कंप्लीट। इस पेपर का पीडीएफ का लिंक और इसके अलावा जो एएस के पेपर का लिंक है वो इसके डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके एक्सेस कर सकते हैं। कोई चीज़ समझ नहीं आई हो तो ज़रूर बताइएगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।